Hi learners, welcome back to my YouTube channel Psychology Globe. I am Simran and I hope you all are doing well. The topic for today's lecture series is Chapter 2 of NCERT textbook of Class 11 Methods of Inquiry in Psychology. तो चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। इसका मतलब है कि वो कौन से मेथड्स हैं जिससे हम साइकोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, कि हम साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट तो करते हैं लेकिन क्यों करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हमें साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करनी है उसमें बेसिकली 5 जो है गोल्स आते हैं। फर्स्ट गोल इज़ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी बिहेवियर को समझना या डिस्क्राइब करना कि वो एक्चुअल में इंसान बिहेव कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, लेट्स से 10-12 साल का लड़का है, वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ जब भी उनके साथ उसकी कोई बहस हो जाती है तो वो उनको मारने की कोशिश करता है, उनके साथ वायलेंट होता है। सो ये हमने एक बिहेवियर डिस्क्राइब किया, चाइल्ड ए गेट्स वायलेंट विद पीयर्स आफ्टर आर्ग्यूमेंट। तो ये एक बिहेवियर है जिसको हमने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर लिया। अब उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। इस बुक में प्रेडिक्शन को सेकंड गोल बताया गया है, बट इन एक्चुअल मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में भी एंड लॉजिकली भी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेकंड गोल होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर के जो कॉजेज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने रिसर्च की उस स्टूडेंट पे जो अपने पीयर्स के साथ वायलेंट होता है। वो क्यों वायलेंट होता है? क्योंकि उसके पेरेंट्स के मैरिटल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और उसके फादर जो है वो उसकी मदर के साथ वायलेंट होते हैं। तो वो वायलेंट बिहेवियर वो है ऑब्ज़र्व करता है और उसको अपने पीयर्स के साथ रिपीट करता है। तो ये होगी एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद आता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या है कि जब आपको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर है क्या और वो किन चीज़ों से होता है, तो जब वैसी कंडीशंस दोबारा बनेंगी तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बिहेवियर दोबारा कब रिपीट होगा। अब जब आपको बिहेवियर की डिस्क्रिप्शन पता है, कॉजेज़ पता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल जो है फोर्थ गोल है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का। तो कंट्रोल करने के लिए आपको किसी भी सिचुएशन की एंटीसीडेंट या प्रेसिडेंट होता है पहले की कंडीशंस, एंटीसीडेंट होता है बाद की कंडीशंस को आप चेंज करेंगे ताकि वो बिहेवियर कंट्रोल हो। इस सिचुएशन में जब एक स्टूडेंट अपने घर का माहौल देखकर बाहर वालों के साथ सेम वॉयलेंट बिहेवियर रिपीट कर रहा है, तो हम उसकी कंडीशंस कैसे चेंज कर सकते हैं? मे बी हम उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से उसका जो ये वॉयलेंट बिहेवियर है वो डिक्रीज़ होगा। या फिर उसको बाद में जब वो बिहेवियर ऐसा रिपीट करे तो उसको बाद में उसकी काउंसलिंग करें या कोई लाइट पनिशमेंट दें उसको, ताकि वो उसका वो बिहेवियर कंट्रोल हो पाए। सो एंटीसीडेंट एंड प्रेसिडेंट कंडीशंस में चेंज करके हम उस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इन चारों गोल्स का एक क्रक्स है। एप्लीकेशन मतलब ये जितनी भी गोल्स हैं हम इनको रियल लाइफ में अप्लाई करके जो है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। तो जब भी हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है साइंटिफिकली, तो हमने कौन से मेथड्स, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि वो जो रिसर्च है वो साइंटिफिक कहलाए। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। द ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ़ 2 or more persons independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion. इसका मतलब ये है कि अगर 2 इंसान एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो साइंटिफिक रिसर्च है, तो रिजल्ट्स मोर और लेस द सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम और क्लोरीन को ऐड कर दें तो वो सोडियम क्लोराइड बनता है। सो दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट।
सो ये जो फैक्ट है ये चेंज नहीं होगा अगर दो इंसान इन दोनों केमिकल्स को मिलाएंगे तो वो जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। अब जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हों, लेकिन कुछ परसेंट जो है वो ऑब्जेक्टिविटी उनमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ। ह्यूमन बिहेवियर वो कांस्टेंट नहीं रहता। ह्यूमन बिहेवियर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ की तरह सेम नहीं रहती, उनमें चेंज आता है। आज मेरा व्यू पॉइंट कुछ हो सकता है और कल उसके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाती है साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स के द्वारा, बट इट कैन वेरी। नेक्स्ट इज़ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करके करते हैं, सो दैट देर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसीजर क्या है? कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। जब भी आपको एक साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करनी है तो आपको एक प्रॉब्लम हेयर नॉट ओनली मीन्स प्रॉब्लम इन लिटरल सेंस, आपको कोई भी टॉपिक चूज़ करना होगा जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये माना जाता है कि मेन आर बेटर ड्राइवर्स देन विमेन, लेट्स से। तो अगर मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, सो दिस विल बी माई टॉपिक, ड्राइविंग एबिलिटीज़ ऑफ मेन एंड विमेन। इसके बाद मैंने एक हाइपोथेसिस तैयार करना है। हाइपोथेसिस कि मुझे क्या लगता है, व्हाट इज़ माई टेक ऑन दिस, व्हाट इज़ माई सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक और प्रॉब्लम। इफ़ आई बिलीव फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि men एंड women आर इक्वल ऑन ड्राइविंग एबिलिटी, मेरा मानना है कि men एंड women उनकी ड्राइविंग एबिलिटी काइंड ऑफ सिमिलर होती है, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज इट इज़ सिमिलर। सो देन आफ्टर फॉर्मुलेटिंग दिस हाइपोथेसिस आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद मुझे उस डेटा को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, फिर उसके बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ करनी है। अब इस कंक्लूजन के साथ या तो हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरी डेटा का रिजल्ट आया है कि जो मेन हैं दे आर बेटर ड्राइवर्स देन विमेन, देन माई हाइपोथेसिस विल बी डिसप्रूव्ड और रिजेक्टेड। अगर और कोई रिजल्ट आता है, लेट्स से फीमेल्स आर बेटर ड्राइवर्स देन मेल्स, देन ऑल्सो माई हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा रिसर्च करनी या ना करनी वो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो वो एक थ्योरी का फॉर्म ले लेता है कि दैट इज़ अ प्रूवन ट्रुथ। नेक्स्ट इज़ alternative paradigms of research. So this topic is not much important, so इसकी एक reading is enough. Then next is nature of psychological data. Nature of psychological data is psychological data कौन सी types होती हैं psychological data की। First is demographic information. Demographic information में क्या है कि जो उसमें इंसान की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम नोट डाउन करते हैं कि उसका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस एंड एक्सेट्रा। फिज़िकल इन्फॉर्मेशन कि वो कौन सी लिविंग कंडीशंस में रहता है, ठीक है, उसकी घर की फैसिलिटी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हाउसिंग कंडीशन क्या है। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल डेटा. फिजियोलॉजिकल डेटा इज़ ऑल योर data from your body, your physical strength, height, weight, heart rate, fatigue. And next is psychological information. Psychological information is very dynamic. इसमें बहुत कुछ आता है, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, पर्सनालिटी कैसी, आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं नहीं, आप कौन सा इमोशन ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा. नाउ let's move forward to the most important part of this chapter, observation. Observation होता है, observational method. This is one of the most frequently used methods in psychological research. ऑब्जर्वेशन में हम किसी को नोटिस करके, किसी इवेंट को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को नोटिस करके उसको केयरफुली सिस्टमैटिक वे में नोट डाउन करके जब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशनल मेथड.
ऑब्जर्वेशनल मेथड के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किसको ऑब्जर्व करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू कंडक्ट एन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ऑन स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं जो दे लिव ऑन बेगिंग इन स्ट्रीट्स, तो अगर मुझे उनका बिहेवियर, उनकी सेटिंग्स को ऑब्जर्व करना है, सो दैट इज़ माई सिलेक्शन, कि मैंने उनके कौन से बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव टू ऑब्जर्व कि वो क्या खाते पीते हैं, इफ़ आई हैव टू ऑब्जर्व देयर न्यूट्रिशन, आई हैव टू ऑब्जर्व वॉट are the sources they are taking nutrition from. So this is my selection of a particular topic. Next is recording, कि जो भी आप particular behavior record देख रहे हो, तो आप उसको record कैसे कर रहे हो, आप उसको memorize कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो. वैसे in most of the situations recording video is actually it is not legal, because इसके काफ़ी सारे concerns हो सकते हैं, because it is equal to invading someone's privacy. So in under recording, most of the time either you memorize data or you just note it down somewhere. उसके बाद है एनालिसिस ऑफ डेटा. जो भी आपने देखा, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, उसको एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे में आपने नोट डाउन करके उसका एनालिसिस करना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रिजल्ट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है कि जो जैसा है उसको वैसे ऑब्जर्व करना. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 इनको ऑब्जर्व करना है, सो ऑल आई कैन डू इज़ आई कैन गो इन अ स्कूल एंड एक्चुअली ऑब्जर्व देम द वे दे आर. सो दिस इज़ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. जब हम जो सिचुएशन है, इवेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे, जो जैसा है उसको वैसे ही स्टडी करना, दैट इज़ नेचुरलिस्टिक. उसके बाद है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. सो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज़ अ काइंड ऑफ आयरनी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज़ ऑल्सो नोन एज एन एक्सपेरिमेंट. जब हम किसी भी सिचुएशन को लेबोरेटरी में या फिर फील्ड में उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी इवेंट को, सो दैट इज़ नोन एज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंडर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को ही इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट इज़ नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है कि जब मैं एक डिस्टेंस से सबको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, ठीक है, और मैं उनका, जिनको मैंने ऑब्ज़र्व करना है, मैं उनका पार्ट नहीं हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैव टू ऑब्ज़र्व स्कूल स्टूडेंट्स, तो मैं अलग से आई एम स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एंड आई एम ऑब्जर्विंग देम. दिस इज़ नॉन पार्टिसिपेंट. नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है जिस ग्रुप को, जिस पर्सन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनकी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, if I am right now, my age is 20 and I have to conduct a research on college students, maybe I can go into a college, I can take a fake admission with the help of the administration of college, and उन students को ऐसा लगेगा कि ये हमारे बीच का ही कोई student है, and then I can observe. And there is another type of observation as well, covert or overt. कोवर्ट ऑब्जर्वेशन होता है कि जब जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता नहीं है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओवर्ट ऑब्जर्वेशन होता है व्हेन दे नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. सो ऑब्जर्वेशन मेथड्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड. टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस ये है कि लेबर इंटेंसिव है, कि आपको अवेलेबल रहना पड़ता है हमेशा ऑब्जर्वेशन करने के लिए, इफ़ यू आर कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑन अ सीरियस टॉपिक. एंड नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन जब ओवर्ट होती है, जब सामने वाले को पता होता है कि आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देन हो सकता है कि जो उनका बिहेवियर है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऑब्जर्वेशन इफ़ेक्ट होता है कि जब कोई हमें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है तो हम अपने बेस्ट बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड. So experimental method, I have already explained it in detail in one of my videos. So I'll be attaching that video in the end screen of this video. So please, if you want to understand experimental method in complete detail, click on that video and watch it complete in order to get complete understanding of experimental method.
So this was all about today's video. We have covered the first part of this chapter till experimental method. I'll be starting up with correlational research in the next video, and I'll be completing this chapter. The last topic of this chapter is limitations of psychological inquiry, and I'll be completing it in the next video. Till then, take care. Goodbye.